नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम बड़े जानकार लोगों से आपको रूबरू कराते हैं और जो कुछ देश में घटनाएं हो रही हैं, जो हालात हैं, उस पर उनके नजरिए को, उनके दृष्टिकोण को हम आप तक पहुंचाते हैं। अभी देश विदेश में, पूरी दुनिया में संकट कोरोना वायरस का है। हमारे यहाँ भारत में अपने तरीके से कोरोना वायरस से जंग लड़ी जा रही है। इसमें कोरोना वायरस के साथ एक और वायरस को भी बढ़ाया जा रहा है, जो है सांप्रदायिकता, जिसमें सरकार से जुड़े हुए लोग, सरकारों में शामिल लोग, वो भी एक तरह से उसके हिस्सेदार बने हुए हैं। अभी हाल ही में तबलीगी जमात का एक इशू आया, उसके बाद अहमदाबाद से खबर आई कि अस्पताल में मरीजों को धर्म के आधार पर अलग-अलग वार्डों में रखा गया है और बहुत सी खबरें हैं, उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, अलग-अलग स्टेट से। इस बीच में मैं आपको एक खास मेहमान से मिलवा रहा हूं। आप हैं रविंद्र कुमार जी, जो सीनियर वकील हैं और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अब से पहले भी, कुछ महीने पहले, आपसे मैंने और इश्यूज पर बात कराई थी। वेलकम है रविंद्र कुमार साहब, आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि देश में जिस तरह से कोरोना वायरस और उसके साथ साथ और बहुत कुछ हो रहा है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये इंसानी अप्रोच है, जिस तरह से हमें इस संकट के समय में सभी धर्म, सभी सेक्शंस, सभी को मिलकर के इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, उसमें भी धर्म के नाम पर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते देखिए, ऐसा है कि कोरोना वायरस बीच में कूद गया। हैं? मैं कूद गया ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि संघ और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का 2020 के लिए एक निश्चित एजेंडा था कि हमें जो है सीएए, एनआरपी, एनपीआर और बाकी बातों को लेकर हिंदू मुसलमान के बीच में फसाद करना है। अब जब उनका वो एजेंडा 1 जनवरी से शुरू हुआ, तो अचानक ये जो है कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जो है देश में लॉकडाउन आ गया। लेकिन जो उन्होंने अपने पैटी जो सोल्जर्स होते हैं, फुट सोल्जर्स जो होते हैं, उनको जो एजेंडा दिया था, उस एजेंडे में कोई फर्क नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि अपने इस एजेंडे को स्थगित कर दो। वो अपने काम पे, जैसे मशीन को आपने कोई काम दे दिया, वो अपने काम पे लगी हुई है, सरकार अपने काम पे लगी हुई है, जो लोग बीमार हो रहे हैं वो अपने काम पे लगे हुए हैं। तो इसलिए जो ऐसी स्थिति जो आज आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिकता को लेकर झगड़ा हो रहा है, वो उनके एजेंडे में है और वो उसी हिसाब से चल रहा है। जनवरी में जो करना था वो किया, फरवरी में जो करना था वो किया, मार्च में जो करना था वो किया, अप्रैल में जो करना था वो कर रहे हैं, मई में जो करना है वो करेंगे। तो हाँ, इसलिए इस बात से आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। आपको ये हाँ, मान के चलना चाहिए कि आपके पास जो दुश्मन के रूप में, अदृश्य दुश्मन के रूप में कोरोना आया है, वो एक हाँ, अलग चीज है। लेकिन जो हाँ, इनका एजेंडा है वो ऐसे ही चलता रहेगा और सरकार को या सत्तारूढ़ दल को कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं कोरोना की बात करता हूँ। कोरोना जो है वास्तव में एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि मेरे पास है या आपको लगने वाली है या आपको लगेगी तो किसी और को लगेगी। ये एक अदृश्य बीमारी है, लेकिन बीमारी ने इस दुनिया में 2 काम अच्छे किए हैं। कोरोना एक तरह से अच्छा है। अच्छा किस लिए है? क्योंकि जो धर्म है वो सारे, वो 2 बातों पे लिखे हुए हैं कि एक तो चमत्कार होते हैं और एक मिथिक होते हैं। कि राम जी हुए थे, हनुमान जी हुए थे, अल्लाह थे, जीसस आए थे, उन्होंने लोगों को ठीक कर दिया था। कोरोना कहता है कि मैं तुम सबको ठीक कर दूंगा। तो जब जी, कोरोना ये कहता है मैं तुमको ठीक कर दूंगा, तो इसका मतलब कोरोना ने धर्म के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पे चोट पहुंचाई है। हम्म, दूसरा, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी लोकतांत्रिक है। वो हम्म, हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता, गरीब अमीर में भेद नहीं करता, ईसाई और चीनी में भेद नहीं करता, रशियन और हिंदुस्तानी में भेद नहीं करता। तो एक ऐसी लोकतांत्रिक बीमारी है जो सबको हो सकती है। दुनिया में 3 चीजें संभव थी। आप पैदा हुए तो मरेंगे जरूर, लेकिन अब यह है कि कोरोना हो गया तो कोरोना भी बीच में आपको हो सकता है। तो जी, इसलिए कोरोना के आने से हमें अपने दृष्टिकोण को, अपनी सोच को बदलना था, लेकिन हमने उसे बदला नहीं है। हर आदमी का अपना एजेंडा हिंदुस्तान में तय है। सरकार का अपना है, मोदी जी का अपना है कि मुझे आके भाषण देना है। सरकार का अपना है, पुलिस का अपना है कि लोगों की कुटाई करनी है। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका अपना है कि हमें जमाखोरी करनी है, हमें लोगों को चीजें महंगी बेचनी है।
लोगों के दुख दर्द में कोरोना ने इजाफा किया है और सरकार ने उनको कोई सुविधा नहीं दी है। मैं कहता हूँ कि जैसे मोदी जी ने अनाउंस किया कि हम ये करेंगे करेंगे, तो मैं उसको दो शब्दों में, छोटे शब्दों में कहता हूँ, टू लिटिल एंड टू लेट। यानी हम्म। किया भी इतना सा और किया हम्म। भी बहुत देर बाद, यानी जी उसका कोई जी असर नहीं है। और सिर्फ जी जो है लिप सर्विस है कि मैं आपको कहता रहा हूँ, आपको रोटी चाहिए, आप कहो हम विचार कर रहे हैं। आप हम्म। कहो कि मेरे को प्यास लगी है, आप कहो जी हम अभी कुआं खोदने जा रहे हैं। आप हम्म। कहो जी कि मैं भूखा मर रहा हूँ, आप कहो नहीं ये आध्यात्मिक अनुभव है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार जो है दिशाहीन है, संवेदनहीन है और उसके पास कोई दिशा और दृष्टि और कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम वही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जनवरी में ये करना है, फरवरी में ये करना है, मार्च में ये करना अच्छा, आपने इसको बहुत ही लोकतांत्रिक भी बताया और कोरोना अच्छा भी बताया। पूरी दुनिया त्राही त्राही में है, तड़प रही है। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क, वो दुनिया भर में छीन झपट कर रहा है मेडिकल इक्विपमेंट्स की। अब भारत में इस वक्त जिस वक्त हमारी आपकी बात हो रही है, काफी लोग मर भी चुके हैं। जो नंबर बताया जा रहा है उसके बारे में बहुत लोगों का कहना है कि सही नंबर आ ही नहीं रहा, चूंकि टेस्ट नहीं हो रहे। तो आप इस वक्त आप देश को कहाँ महसूस कर रहे हैं? क्या किसी तरह से ये अगर अगर कोरोना को ही करुणा आ जाए, यानी हम पर दया आ जाए, तो शायद हम बच जाएं, नहीं तो हालात कैसे नजर आ रहे हैं? है। देखिए हालात जो है वो हमने सारा काम नियति पे छोड़ रखा है। जो करना है सामने वाले को करना है। एक आदमी जंगल में जा रहा था, दूसरे ने कहा कि अगर जंगल में शेर आ जाए तो क्या करोगे? उसने कहा मैं क्या करूंगा, करना तो शेर को है। जी तब हाँ जी। कोरोना आ गया तो करना कोरोना को है, हमें नहीं करना। जी जी हिंदुस्तान जी की आबादी जो है 135 करोड़ लोगों की है। हर जी साल जो है 1 करोड़ लोग कम से कम हिंदुस्तान में स्वाभाविक मौत मरते हैं। जी इसका मतलब हो गया कि 3 लाख लोग जो है हिंदुस्तान में रोज मरते हैं या उसके आसपास मरते हैं। अब उसमें आप कोरोना के 20 लोग 25 लोग तो जब ढूंढेंगे जब आप उनकी जांच करेंगे। हिंदुस्तान में जी जी पोस्टमार्टम नहीं होता, हिंदुस्तान में जी टेस्ट नहीं होता, हिंदुस्तान में आदमी अस्पताल नहीं जाता, हिंदुस्तान जी में लोगों को ये नहीं पता होता कि मौत की वजह क्या है, लोगों को ये नहीं पता कि मैं बीमार हुआ हूं तो मरूंगा या जिंदा रहूंगा। तो ऐसी हालत में जो सारी बातें हैं वो अटकल पच्चू वाली बातें हैं कि आप अंदाजा लगाते रहे, जिसके मन में जो आए वो बोल दे और ये मान लिया जाता है कि वो ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा सरकार ने एक रिट लगाई सुप्रीम कोर्ट में, इस बात के लिए लगाई कि मीडिया वो ना छापे जो उसको खबर मिलती है, मीडिया वो छापे जो सरकारी पोर्टल पे आता है। यानी जी। सरकारी पोर्टल पे अगर ये नहीं आया कि रविंद्र कुमार जी जिंदा है या मर गए, तो हाँ, आप मीडिया वाले ये नहीं मान सकते मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, क्योंकि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये कह रहा है ना यही माननी है। जी 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 जी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी, या ये मांग रहे हैं अभी पाबंदी? इन्होंने मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने ओरल, दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक ओरल वर्बल होता है, एक लिखित में होता है। तो जी। ओरल की भी हैसियत उतनी होती है जितनी वो लिखित की होती है, लेकिन हाँ चूंकि वो आया नहीं है लोगों की नजर में, लेकिन हाँ वो एक तरह से जब आप चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। और इसीलिए सरकार ने कोरोना को एक उपलब्धि माना है कि वो अपनी सारी ताकतों को इकट्ठा करते रहे। वो चाहती है कि एपिडेमिक एक्ट के अंदर वो फलाने एक्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा ताकत हमें मिल जाए और हम लोगों को कुचलें। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के दो ही काम है हिंदुस्तान में, वो देखती है कि अगर ये आदमी गाड़ी में आ रहा है, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, टाई लगा रखी है, तो उसको नमस्ते कर दो। अगर ये साला भूखा नंगा है तो उसके चूतड़ों पे दो डंडे मार दो। अभी हम्म। आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज थे, वो घर के बाहर खड़े थे, शादी जी। जैसे घर से उठते हैं सुबह, पुलिस वाले हाँ आए, हाँ। उसने कहा साले तू क्यों खड़ा है, और उसकी खूब पिटाई की। जब पिटाई की तो बाद में पता चला पुलिस वालों को कि ये तो जज साहब थे हाई कोर्ट के, तो बाद में वो जी पुलिस वाले बर्खास्त हो गए। मतलब जी। ये समझो कि पुलिस का दृष्टिकोण जो है मानवीय नहीं है, और हाँ। मानवीय ना होने के कारण वो इसलिए है क्योंकि हमने बनाया है। ये जी। इसलिए बनाया है क्योंकि हमें दंगे करने थे, कश्मीर में हाँ। लोगों को सताना है तो हमें ताकत चाहिए। जी हमें जी जो है दंगे चल रहे हैं शास्त्री पार्क में, तो हमें लोगों को सताना है तो हमें ताकत चाहिए। हमें सीएए का विरोध करना है तो ताकत चाहिए, हमें शाहीन बाग हटाना है तो ताकत चाहिए, हमें हाँ कोरोना से लड़ना है तो ताकत चाहिए। यानी हाँ। ताकत से आप लड़ रहे हैं, इलाज जी और चिकित्सा से नहीं लड़ रहे। डॉक्टरी का, चिकित्सा का पहला दृष्टिकोण है कि मरीज के साथ डॉक्टर की सहानुभूति होनी चाहिए, सरकार बिल्कुल की बिल्कुल। सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन सरकार के पास सहानुभूति नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार सोचती है कि जितना दबाओगे, जितना चुप रहेंगे, खाना मांगो तो डंडा मिलेगा, पानी मांगोगे तो डंडा मिलेगा, घर जाने की बात करोगे तो डंडा मिलेगा। मतलब डंडे से आप अगर इलाज कर सकते हैं, तो दुनिया में एक ही देश ऐसा है जो हिंदुस्तान है, जो हर चीज का इलाज जानता है,
कि वो पुलिस का डंडा है, पड़ेगा तो आप चुप हो जाओगे, और चुप हो जाओगे तो हमारी सफलता होगी। ये और उसी को सरकार ने पूरा एक मजाक, और उसी को इलाज समझ लिया जाएगा। उस उसी डंडे को से चुप इलाज हो क्या जाओ है। तो। बिल्कुल, सरकार जो सोचना है सरकार का, वो या सत्तारूढ़ दल का, या जो ताकतवर लोग हैं, वो ये समझते हैं कि जीने का अधिकार सिर्फ चंद लोगों को है, बाकी लोगों को नहीं है। हमारे यहाँ अच्छा लोकतंत्र की, जी, ऐसी हालत में जब सरकार ताकत से हर चीज का हल चाहती है, सरकार में बैठे हुए लोग जो सांप्रदायिकता बढ़ाते हैं उस पर खामोश रहते हैं, और कहीं कहीं तो खुद भी शामिल हो जाते हैं। ऐसी हालत में आप देश के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अपना समझना तो यह है कि ये बेहतरीन टाइम था एकता का, अपने पड़ोस में कोई भी भूखा हो उस तक पहुंचने का, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, एक दूसरे में मोहब्बत बढ़े, एक दूसरे की परेशानी को हल करें। ऐसे वक्त में भी जब नफरत की बात की जा रही है, तो पब्लिक क्या करे? सरकार ऐसी है कि कोई तैयारी नहीं है, डंडे से काम ले रही है और नफरत भी बढ़ा रही है। ऐसे हालत में पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है, लोगों की क्या जिम्मेदारी? देखिए, जब आप संकट के समय होते तो आप ऐसे सोचिए, आप एक बड़े जहाज में हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, सरकार भी बैठी है, शासित होने वाले लोग भी बैठे हैं, पूंजीपति भी बैठे हैं, गरीब लोग भी बैठे हैं, आप एक नाव में तैर रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि हम इस नाव में अपने अपने हिस्से में जहां बैठे हैं, हम वहां इस नाव को सुरक्षित ना रखें, बल्कि इस नाव में छेद करते रहें। कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी और किसी नाम पे छेद करते रहो। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचे कि नाव में अगर छेद करेंगे, तो नाव में छेद चाहे नीचे हो, पीछे हो, आगे हो, कहीं भी हो, नाव अंततः डूबेगी। तो नाव को डूबने के लिए आपको नाव को बचाना है, तो आपको जो है हर छेद को भरना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लड़ाई बाद में होगी, नाव किनारे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, अभी हम अपने फैसले आज ही कर लें। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये वाले हिंदू लोग जो है वो मुसलमान सब्जी वाले से सब्जी ना खरीदें। सरकार कहती है कि वार्ड अलग अलग बना दो, कि हिंदू डॉक्टर मरीज का इलाज करेगा, मुसलमान मुसलमान का करेगा। आने वाले समय में इसे आप और आगे बढ़ा सकते हो। आप कहोगे कि दलित दलित का करेगा, ओबीसी ओबीसी का करेगा, जैनी जैनी का करेगा, बौद्ध जो है बौद्ध डॉक्टर जो है बौद्ध मरीज का इलाज करेगा, ईसाई ईसाई का करेगा। तो अल्टीमेटली आप जो है अपनी अलग अलग पहचान लेके एक बोर्ड लगा के घूमेंगे, मैं रविंदर कुमार हूँ, मेरी जाति फलानी है, मैं फलाने धर्म का हूँ। फिर हो जाएगा दिल्ली वाला दिल्ली वाले का करेगा, बंबई वाला बंबई वाले का करेगा, यूपी वाला यूपी वाले का करेगा। फिर उसमें और आ जाएगा कि जो शाकाहारी है वो शाकाहारी का करेगा, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी का करेगा। तो पता चलेगा कि ढूंढने में ही आप लग गए और मरीज मर गया। तो कोरोना के दौर में भी इन लोगों ने अपने दिमाग की खिड़कियों को नहीं खोला है। और अगर आप दिमाग की खिड़कियों को नहीं खोलेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि हम सब एक लाइन में लगे हुए हैं। जो आगे है वो जल्दी मरेगा, जो पीछे है वो उसका नंबर भी थोड़े दिन बाद आएगा। जी, तो एक तरह से अलगाववाद की तरफ भी ले जाने की कोशिश हो रही है, ये भी आप कहेंगे? अच्छा, इस सिनेरियो में अ, एक एक बड़ा वाकया ये हुआ है कि अमेरिका बहादुर ने धमकी दी, हमसे दवाई लेके चले गए। तमिलनाडु रैपिड टेस्ट किट आने वाली थी चाइना से, वो चाइना से उड़ा ली गई, वो उचक के ले गया अमेरिका। लेकिन हमारे यहाँ का मीडिया बाकायदा इसको बड़े दोस्ती के रंग एक तरह से बताने की कोशिश कर रहा है, और ये बिल्कुल नहीं बता रहा कि ये हमने धमकी में किया है, और हमने अपने लोगों की जान की कीमत पर उसकी धमकी पर अमल किया है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी। अमीर की जोरू नहीं होती, गरीब की जोरू से हर आदमी मजाक करेगा, भाभी कहाँ जा रही है, भाभी क्या कर रही है। तो जी, हमारी स्थिति गरीब की, हम अपनी स्थिति जानते हैं। एक जी, आदमी को दूसरे आदमी ने आकर थप्पड़ मारा, तो उसने पूछा तूने थप्पड़ जो है सीरियसली मारा है या मजाक में मारा है। उसने कहा हाँ, मैंने जानबूझ के सीरियसली मारा है। कहला फिर हाँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसी चीजों का जो है मजाक पसंद नहीं है। तो जब हाँ, आप कमजोर हैं, जब आपके पास कोई ताकत ही नहीं है, तो निठल्लेपन में आप क्या करेंगे, कोई लॉजिक ढूंढेंगे और कहेंगे कि मेरी बेइज्जती नहीं कर रहा। हमारी दोस्ती बड़ी करीबी है, हम तू तड़ाक से बात करते हैं। ओबामा जब जी, आता था तो मैं तू बोलता था, वो तड़ाक से थप्पड़ मारता था। ये हमारी दोस्ती थी। तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं, तो लेकिन अगर दोस्ती कभी भी होती है तो बराबर के लहजे पे होती है। मैं कहूंगा जी, काजमी जी, आप कहोगे रविंदर जी। मैं कहूंगा जी, ओए काजमी, आप कहोगे हाँ, ओए लू के पट्टे रविंदर। तो हाँ, इससे जो आपकी और मेरी स्थिति में हाँ, फर्क आता है, और ये साफ पता चलता है कि हमारा संबंध किस तरह का है। जी, जी, जी। तो ये बहरहाल भारत एक बड़ा देश है,
और पूरी दुनिया में भारत की एक इमेज रही है पिछले 10-12 साल में। इससे भी पहले विदेशों में भी हमने बहुत सुना है, विदेशी जो यहाँ आते हैं कि चाइना के बाद नंबर 2 इंडिया की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, बहुत बड़ी मार्केट है। क्या हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं किसी भी मतलब अक्रॉस द पार्टी कह रहा हूं, पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स क्या भारत की अहमियत को नहीं समझते, अपनी हकीकत नहीं समझते, या जहनी तौर पे हम लोग गुलाम हो गए? ऐसा होता है कि भारत जब आजाद हुआ था तो भारत एक दिव्य पुंज था। पूरी दुनिया में आप देखेंगे अफ्रीका के छोटे छोटे देश आजाद हुए थे तो भारत से उन्होंने प्रेरणा ली थी, हमारे संविधान से प्रेरणा ली थी। हिंदुस्तान को उन्होंने आजादी का मसीहा माना था। हमने जब निर्गुण सम्मेलन की स्थापना की थी तो 65 देश हमारे साथ खड़े हुए थे और दुनिया को बाइपोलर की जगह हमने जो ट्राइपोलर बना दिया था। तो हमारे अंदर ताकत थी, हमारे बात में, हमारी आवाज में वजन, हमने एक तरक्की की है। हिंदुस्तान जो है दुनिया की एक बड़ी शक्ति है। 135 करोड़ लोग जहां हो वो अपने आप में ताकत है। हिंदुस्तान बिल्कुल। ताकत बन सकता था। लेकिन हिंदुस्तान की अगर आप हालत देखें तो 2013 तक हमारी जो जीडीपी थी वो 260 लाख करोड़ रुपए की थी। आज के दिन में हमारी वो जीडीपी जिसको मोदी जी कहते हैं कि 2024 में 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाऊंगा, वो आज 130 लाख करोड़ की जीडीपी रह गई है। हमारी जीडीपी आधी रह गई है। आधी रहने का मतलब है हमारी ताकत कम हो गई है। और अगर आपकी आर्थिक ताकत कम हो जाती है तो आपके अंदर जो है ताकत नहीं रहती कि आप अपनी बात को नैतिक रूप से भी किसी से मनवा सके। हिंदुस्तान में हुआ क्या है, हमने पिछले 6-7 सालों में हर तरह के ज्ञान का जो बनने का स्रोत था, लॉजिक था, उसको खत्म कर दिया। हमारी कोई यूनिवर्सिटी आज के दिन जो है विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारी मेडिकल साइंस की कोई संस्था जो है मेडिकल साइंस की दुनिया की विश्व स्तरीय संस्था में नहीं आती। हमने हर जगह जो है अपने ज्ञान के कपाट को बंद किया है। हमने लोगों को प्रेरित किया है कि वो विश्वविद्यालय ना जाए, जेएनयू ना जाए, ज्ञान की बात ना करें, अकल की बात ना करें। जो नागपुर से सूचना आए उस पर ही सोचना शुरू करो, बाकी सोचना बंद कर दो। तो अगर आप दिमाग के कपाट बंद कर देंगे तो दुनिया की तरक्की को आप नहीं रोक सकते। दुनिया तरक्की कर रही है। हमने जैसे कहते हैं कि कबूतर आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही, तो हमारी आंखें बंद हैं लेकिन बिल्लियां हमें देख रही हैं। और अंततः कबूतर का जो अंत होता है वही हमारा होगा अगर हम नहीं जागे। तो हमें उसके लिए आज के समय में एक बार राष्ट्रीय स्तर पर बहस करनी चाहिए कि हमारी कमी क्या है, हम कहाँ कमी, कहाँ लड़खड़ा रहे हैं, क्यों नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है, आज के समय में संवाद के या जो लोगों की निगरानी के सारे संस्थान है वो बंद कर दिए गए। संसद का काम जो है आपको पता चलेगा वहां वो कहेगा बैठ जा। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जज कहेंगे कोई जल्दी नहीं है, 2 महीने बाद बात कर लेंगे। चुनाव आयोग जाएंगे, वो ऐसे बैठ जाता है कि क्या आदेश आना है, वो देखते रहते हैं उल्लू की तरह, और जब आदेश आता है उसको साइन कर देते हैं। आप देखेंगे हिंदुस्तान की हर संस्था का पतन हो गया है। और पतन होने की वजह से हिंदुस्तान में बोलने वाले लोगों की कमी हो गई है। हुआ हुआ करने वाले जो सीआर है वो बढ़ गए हैं। पूरे देश में जो है हुआ हुआ होती रहती है। बात में सारी बात को सोचने के बाद हम जब रात को सोते हैं तो सोचेंगे कि हमने आज किया क्या। तो किया हमने कुछ नहीं, बस खाया पिया, सुबह जाके वहां पर शौचालय में उसे बराबर कराएंगे, फिर अगले दिन खा लेंगे। तो ये जीवन जो है जानवर का जीवन है। और अगर आप जानवर के जीवन के लिए जिएंगे तो इंसान का जीवन आप जीना छोड़ रहे हैं, दिमाग से सोचना छोड़ रहे हैं, आंखों से देखना छोड़ रहे हैं, मुंह से बोलना छोड़ रहे हैं, कानों से ऐसी हालत में जो है चाहे हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो वो भी तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की का एक ही सूत्र है कि आप जागो, ज्ञानी बनो, अपने को पहचानो और आगे बढ़ो। लेकिन ये बातें नहीं सिखाई जा रही। और इसीलिए मैं कहूंगा कि वो दुष्यंत कुमार का मुझे एक शेर बार बार याद आता है, जैसे आपने बात की अभी, कि कैसी मशाल लेके चले तीरगी में आप, कैसी मशाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। यानी मशाल भी बुझा दी। अब अंधेरों को अंधेरे में चलेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, किसी खड्डे में ही गिरेंगे। और मुल्क जो है, मुझे अफसोस है कि उसी तरफ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। मैं आखिर में आपको मतलब अपने दर्शकों को एक बात बताऊं, एक तजर्बा। जब भारत में 10वीं तक किसी को फेल ना करो और ये इस किस्म की एजुकेशन पॉलिसीज आ रही थी, तो मैं उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर के यहाँ इफ्तार पार्टी या ईद मिलन का कोई फंक्शन था। उस वक्त कपिल सिब्बल साहब एचआरडी मिनिस्टर थे। मुझे याद है जैसे वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, पॉलिटिशियंस की चापलूसी करते हैं, उस वक्त दिल्ली की एजुकेशन डायरेक्टर कोई एक लेडी थी। मैं वहां पर था पर्सनली।
तो ये लेडी कपिल सिब्बल साहब से कह रही थी कि साहब बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं आप। मैं ये नाम लेके इसलिए कह रहा हूं कि ये अब चूंकि अब हुकूमत में भी नहीं है और मेरा जाती तजुर्बा है, मैं मौजूद था 7 रेस कोर्स में। तो कपिल सिब्बल साहब ने जो जवाब दिया हंस करके, वो बिल्कुल रियलिटी थी। उन्होंने कहा हाँ, हम वही सारे काम कर रहे हैं ताकि लोग ना पढ़ें। तो ये एक बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है। और मैं चूंकि विदेशों में भी गया हूं, अमेरिका में ये कहा जाता है कि साहब हमारे यहाँ जब हाई स्कूल करता, वहां 12वीं क्लास को हाई स्कूल कहते हैं, तो उस वक्त तक वो अपने प्रोफेशन का इंटर्नशिप भी कर चुका होता है, यानी वो मजदूर तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ की भारत की पहचान अच्छा मैथ्स, अच्छा ग्रामर, अच्छी अंग्रेजी, पूरी दुनिया में आईटी, इस सब के लिए जाना जाता रहा है। अब क्या होगा, जब 10वीं तक किसी को फेल ही नहीं करोगे तो वो तो कूड़ा करकट बन करके मेजॉरिटी जो है वो बच्चे जाएंगे मजदूरी बनने के लिए। तो उस तरफ धकेला जा रहा है। ये मैं अपने पत्रकारिता के जो तजुर्बे हैं वो मैं अक्सर अपने देखने वालों के साथ शेयर करता हूं। ये जो आपने बात कही है रविंद्र कुमार जी, जब हम ज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे, ज्ञान से हमें रोका जाएगा, तो देश का यही हाल होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने मीडिया स्टार के लिए वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।